So now we will discuss about the energy stored in an inductor. So energy stored in an inductor. एनर्जी स्टोर्ड इन एन। देखिए पहले तो हमें समझना होगा कि ये इंडक्टर है क्या, व्हाट इज दिस इंडक्टर। इंडक्टर बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह ही है, लेकिन सोलेनॉइड के साथ एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? इट्स लेंथ शुड बी मोर देन इट्स एरिया और डायमीटर। ठीक है, इट्स लेंथ शुड बी मोर देन इट्स डायमीटर। ये किसकी कंडीशन होती है? सोलेनॉइड के साथ। लेकिन इंडक्टर कॉइल के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। तो अगर कोई भी कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लेके अगर आप इसको वाइंड अप करके एक कॉइल जैसी बना लें, उस कॉइल को हम इंडक्टर कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, उन सभी के अंदर क्या था? उन सभी के अंदर सेल्फ इंडक्शन में हमने कहा कि जब वायरिंग करंट पास करते हैं तो उसके अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। म्यूचुअल इंडक्शन में भी हमने कहा कि अगर एक कॉइल के अंदर मैग्नेटिक करंट वायरिंग करंट पास किया जाए तो दूसरी कॉइल से लिंक जो फ्लक्स है वो बदलता है और दूसरी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि अब जो एनर्जी होती है स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वो किस फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे हमने जानते हैं कि भाई एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, आप ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हो। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हम निकाल चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। इसी तरीके से जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती थी, उसी तरीके से इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। सो एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। और हमें अभी यही निकालना है कि भाई ये मैग्नेटिक एनर्जी आखिर कितनी है और हाउ वी कैन हैव द एक्सप्रेशन फॉर दैट। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं कि इस मैग्नेटिक एनर्जी की जरूरत क्या है। सपोज कीजिए ये हमारा कोई इंडक्टर कॉइल है, दिस इज एन इंडक्टर कॉइल, और इसमें हम वेरिंग करंट या कह लीजिए इंक्रीजिंग करंट हम पास कर रहे हैं। दिस इज वेरिंग करंट, वेरिंग करंट। तो हम जानते हैं कि इस इंडक्टर कॉइल के अंदर ही अंदर एक अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाएगी सेल्फ इंडक्शन की वजह से, जो इस बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगी, विच विल अपोज दिस इंक्रीजिंग करंट। जब इस बढ़ते हुए करंट का अपोज होगा तो हम चाहते हैं कि सर्किट में करंट बढ़ता रहे, करंट फ्लो करता रहे, तो हमको बैक ईएमएफ के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? बैक ईएमएफ के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द बैक ईएमएफ, और वही वर्क जो है हमारा इस इंडक्टर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी इन एन इंडक्टर। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होती है किसी भी इंडक्टर कॉइल के अंदर, द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज डेवलप्ड इन एन इंडक्टर कॉइल इज गिवन बाय, सो कह सकते हैं व्हेन वेरिंग करंट flows through an inductor coil and inductor coil and induced EMF produced is given by what? E equals to क्या लिखते हो? सेल्फ इंडक्शन हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि एक सिंगल कॉइल है, तो आप लिखेंगे E equals to L di/dt। वैसे तो आप माइनस L लगाते हो, लेकिन यहाँ मैं मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने खाली उसको L di/dt इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है, जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है इस इंडक्टर कॉइल के अंदर, वो -L di/dt से दी जा सकती है। अब हम चाहते हैं सर्किट में करंट कंटिन्यूअस रहे। ठीक है, टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट व्हाट वी डू, वी हैव टू डू सम एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, सो टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट we have to do some external work, some
एक्सटर्नल अगेंस्ट द बैकलिंक, अगेंस्ट द बैकलिंक, बैक ईएमएफ कह दीजिए, इंड्यूस ईएमएफ कह दीजिए, ठीक है। तो अब देखो वर्क कैसे निकाले, ठीक है, ये भी जरा सोचना होगा। तो हम जानते हैं जो पावर होती है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, और पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू VI। तो यहाँ पे V के लिए क्या आ रहा है, E, और करंट कितना पास हो रहा है, I। P के लिए हम क्या लिख सकते हैं, dW ओवर dt इज इक्वल्स टू EI, और E की जगह L DI ओवर dt इनटू, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ आप देख रहे हैं dt दोनों साइड में, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो dt को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, और dw इज इक्वल्स टू L I, ये क्या आ गया, दिस इज सिंपली द स्मॉल वर्क, दिस इज सिंपली द स्मॉल वर्क इन मेंटेनिंग द करंट फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। लेकिन हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली करंट मेंटेन रहे एक लंबे समय के लिए, तो हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, और टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ठीक है। सो देयरफॉर टोटल वर्क नीडेड इज W which is equals to integral Li di, और भाई Li di के साथ यहाँ लिमिट्स क्या लगा सकते हैं आप, 0 to I, क्योंकि हम पहले करंट कितना था 0 और मैक्सिमम करंट कितना है, तो 0 to I लिमिट्स में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, टोटल वर्क मिल जाना चाहिए। टोटल वर्क किसके लिए, इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए टोटल वर्क होगा, वो यहाँ से निकल सकता है। अब इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं, ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करने के बाद देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है। So on integrating what we have W is equals to, you may take L out being a constant। देखिए जब भी कोई इंडक्टर कॉइल बन के तैयार हुई है तो उसके लिए जो उसकी वैल्यू है, इंडक्टेंस की वैल्यू है वो फिक्स हो चुकी है, उसमें अब वेरिएशन नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि टर्न्स हमारे वैसे ही हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल की शेप सब कुछ वैसे ही है, कॉइल का एरिया जब तक सेम बना रहेगा तब तक हम ये कह सकते हैं कि इस इंडक्टर के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, L बीइंग रिमेन्स अ कांस्टेंट। लेकिन वेरिएशन किसमें आ रहा है, करंट में, क्योंकि करंट को तो वेरी करोगे तभी तो वहां इंड्यूस में प्रोड्यूस हो रही है 0 to I, और L बाहर है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर ओवर 2, यहां क्या हो जाएगा, I स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स लगा दीजिए 0 to I, और हाफ L को बाहर ले लीजिए, यू हैव I स्क्वायर माइनस 0, और यू हैव हाफ L I स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द टोटल वर्क विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो U इक्वल्स टू हाफ L I स्क्वायर, इसको आप U भी लिख देते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ये जो वर्क हम कर रहे हैं एक्सटर्नली, that will be stored in the form of magnetic energy. I think it is clear. अब देखो एक बात और कर लेते हैं लगे हाथों, कि अगर हम निकालना चाहें इस रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी के टर्म्स में इसको बदला जा सकता है। देखो कैसे, जैसे हमने कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में आपने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकाली थी, और कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, ठीक है, राइट द रिलेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, फॉर अ कैपेसिटर। तो वो एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन हम पिछली बार जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था तो ड्राइव कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस मैग्नेटिक एनर्जी को हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें भी, कुछ वैसे कॉन्सेप्ट है जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, जल्दी से देख लेते हैं ये कैसे हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि जो एनर्जी स्टोर होती है किसी इंडक्टर के अंदर वो हाफ Li स्क्वायर से दी जाती है। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी, और देखो एनर्जी
स्मॉल यूबी से लिखेंगे। ठीक है, ये होती क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। याद रखो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, एनर्जी कैपिटल यूबी पर यूनिट वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है, अगर कॉइल ले रहे हैं तो एरिया इनटू लेंथ। तो आप यूबी को इस फॉर्म में कैपिटल यूबी ओवर एन से भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं जो सेल्फ इंडक्शन होता है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड का, वो क्या होता है, एस एल इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल। ये आप प्रूव कर चुके हैं, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। सेल्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए केवल एन आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है। ये भी आप जानते हो भाई, दैट विल बी म्यू नॉट एन आई। अब स्मॉल एन और कैपिटल एन में रिलेशन भी जानते हैं, वो क्या होता है, अगर एन लेंथ का सोलेनॉइड हो तो म्यू नॉट एन आई ओवर एल आप लिख सकते हैं। दिस इज बी। ठीक है, अब यहां से मैं आई निकालूं और you have I from here as VL over mu naught into n। ये आपको मिल जा रहा है VL over mu naught into n। तो ये रिलेशन तो मिल गया आपको किसके लिए, I के लिए, और ये रिलेशन हमारा होता है किसके लिए, L के लिए। और अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है, हाँ, सो क्या होता है फॉर्मूला किसके लिए, मैग्नेटिक एनर्जी के लिए। तो एस मैग्नेटिक एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज गिवन बाय डायरेक्टली, क्या लिखते हैं, UB इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन हम ऑलरेडी अभी ड्राइव कर चुके हैं। तो जरा ऐसा करते हैं, वैल्यू लगा लेते हैं इन दोनों की, L की भी और I की। तो आपको मिल जाएगा हाफ, L के लिए क्या लिखें, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर L। ठीक है, और I के लिए क्या लिखें, VL ओवर म्यू नॉट एन और इसका स्क्वायर। ठीक है, जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यू हैव हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओवर, नीचे क्या जाएगा, एल और म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन, ये मिलेगा भाई। और एक बार चेक कर लीजिएगा, यू विल हैव दिस रिलेशन। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर छोड़ा सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचे आ रहा है, और देखिए एक चीज और, यहाँ इस एल से इसका स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है ना, तो यू भी हमारे पास कितना हो जाता है, तो यू हैव कैपिटल यू बी एस, ऊपर मिला म्यू नॉट ए बी स्क्वायर एल, म्यू नॉट ए बी स्क्वायर एल, और नीचे मिला कितना, 2 म्यू नॉट स्क्वायर। एक गलती और कर दी हमने, यहाँ जो म्यू नॉट को भी काट देना चाहिए था, म्यू नॉट को म्यू नॉट स्क्वायर से उड़ा दिया, तो यहाँ से जो म्यू नॉट आ रहा है ये बैठ गया। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेगा फालतू में, तो बेटर है उससे पहले करते हैं। तो 2 म्यू नॉट नीचे बैठेगा, 2 म्यू। कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें तो A इंटू एल लिखा हुआ है, क्या होता है, A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ विल गिव यू वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो और यू कैन राइट दिस एज UB ओवर AL इज इक्वल्स टू हाफ B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। और देखिए UB ओवर AL जो लिखा हुआ है, ये हमारा स्मॉल UB होता है, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी कह देते हैं, दैट इज हाफ B square over mu। This is the expression, final expression you have for the energy density of an inductor। इंडक्टर के लिए जो एनर्जी डेंसिटी आती है हम इस रिलेशन से लिख सकते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपकी समझ में सही से आ रहा है। थोड़ी सी एक टर्म की बात और कर लेते हैं यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं कपलिंग। ठीक है, कपलिंग, व्हाट इज दिस कपलिंग। देखिए कपलिंग को भी थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि हम अगर सोचें, जब म्यूचुअल इंडक्शन का केस होता है, जब एक के ऊपर हम दूसरी कॉइल वाइंड अप करते हैं, ठीक है, तो वो किस तरीके से करें। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कपलिंग यहाँ भी हो रही है, ये कॉइल लिया आपने, ये कपलिंग की बात कर रहा हूँ, COUPLING। एक छोटा सा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, हमें
पता होना चाहिए, इस वजह से हम इसको बता रहे हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमारे पास कॉइल थी, एक इंडक्टर कॉइल थी ऐसे रखी हुई है, आपने दूसरी कॉइल इसके पास ऐसे रखी, ठीक है। मान लीजिए इसमें करंट वैरी करेंगे तो फ्लक्स इससे भी नहीं चेंज होगा, होगा नहीं होगा। तो ये दोनों कॉइल्स कपल्ड हैं, लेकिन इनकी जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है वो कम होगी कि ज्यादा होगी, ये बहुत मायने रखता है। देखिए कपलिंग से मतलब है कि हम दो कॉइल्स को ऐसे प्लेस करें कि उनके बीच में जो फ्लक्स लीकेज है, फ्लक्स लीकेज कह रहा हूं मैं, फ्लक्स लीकेज कम से कम हो। यानी दो कॉइल्स जो हम ले रहे हैं उनकी कपलिंग, बेटर कपलिंग होनी चाहिए। और कपलिंग से यह मतलब है कि उनके बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज है वो कम से कम हो। मैग्नेटिक फ्लक्स कम से कम लीक कैसे होगा, जैसे एक कंसेप्ट हमने ये दिया, इस तरीके से कॉइल को रखा जा सकता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक कॉइल ऐसे रखी, ठीक है, और दूसरी कॉइल हमने ऐसे कर दी। भाई ये भी कॉइल्स हैं, यहां भी कपलिंग होगी, ये दूसरा केस हो गया, ठीक है। एक तरीका ये हो सकता है, आपने कहा कि भाई हम तो ऐसे नहीं रखेंगे, हम तो ऐसे रखेंगे, आपने एक कॉइल ऐसे रख दी और इसके साथ में दूसरी कॉइल आपने ऐसे रख दी, ये भी कपलिंग हो सकती है, ठीक है। चौथा तरीका ये हो सकता है इसके अलावा कि अगर हमने कहा कि एक कॉइल हमने ऐसे बनाई और उसके ऊपर दूसरी कॉइल हमने ऐसे वाइंड अप कर दी, जैसे अभी हमने कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स का केस किया था, ये भी कपलिंग है। तो इन चारों केसेस में अगर हम ध्यान से देखें तो देखने से ही पता चलेगा, ठीक है, देखने से ही हमें पता चलेगा कि जो कपलिंग है वो सबसे अच्छा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स किस में ओवरलैपिंग हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज सबसे कम किस में हो रही है। तो कोई भी देख के बता देगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज सबसे कम इस कंडीशन में हो रही है। तो कॉइल्स को हम ऐसे कपल्ड करें ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज ना हो, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि एक तरीके से एनर्जी का लॉस होना, और कोई भी नहीं चाहेगा कि अननेसेसरी एनर्जी का लॉस किसी भी फॉर्म में कहीं भी हो, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब कपलिंग जो कॉन्सेप्ट है, अब आप जानते हैं ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में भी कॉइल रखी जाती है, लेकिन हर जगह ऐसी कॉइल बना दी जाए ये भी संभव नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है, कि हम यही कॉइल बनाएं, कपलिंग करेंगे तो केवल यही करना, नो, ऐसा नहीं है। कभी कभी हमें भाई ऐसी भी कॉइल रखनी पड़ती है। आप ट्रांसफार्मर आपने तो पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे भी आगे, कि उसमें जो कॉइल्स रखी जाती है प्राइमरी और कॉइल, वो एक दूसरे के सामने रखी जाती है, ठीक है। एक कॉइल इधर है, दूसरी कॉइल इधर है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का बहुत बड़ा मैटर होता है वहाँ पे। कहीं नंबर ऑफ टर्न्स किसी में कम है, स्टेप अप बना रहे हैं, स्टेप डाउन बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो तैयार किया जाता है। लेकिन जो छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं उनमें कपलिंग ऐसे भी की जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि हम किस तरीके से उनको कपल कर सकते हैं, और सारे तरीके जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं वो सही है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग इसमें ट्राई कीजिएगा, ठीक है। Try 1 or 2 numericals based on the mutual induction and self induction, and we will discuss the remaining things on the next lecture. Thank you very much.